कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं कल से कुछ लोगों के। किस किस के कल से स्टार्ट हो रहे हैं? मंडे से हो रहे हैं। अच्छा हाँ। कुछ लोगों के कल से स्टार्ट हो रहे होंगे ना। कुछ के मंडे को स्टार्ट होंगे। ये सिर्फ वर्ड क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं या आपका पूरी सारी क्लासेस होंगी? लेक्चर्स भी होंगे? लेक्चर्स भी हैं, अच्छा। सही हो गया। चलो अच्छी बात है। आज हमने पढ़ना है पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनॉड, इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये भी यूक्यू है प्रॉफ का। एटलीस्ट 3-4 दफा तो आया हुआ है। आज बस इसी को डिस्कस करेंगे। फिर आपका सिर्फ कार्डियक मायोपैथीज रह जाएंगी, जिसमें डायलेटेड और हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी है, वो ऑलरेडी आप लोगों को उसकी बेसिस पता है। और हार्ट ब्लॉक्स, एरिथमियाज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से हम लोग हार्ट ब्लॉक्स पढ़ेंगे और टाइम मिला तो एफib भी पढ़ लेंगे। ओके, पेज नंबर है 542। डेविडसन 23rd एडिशन का पेज नंबर इज 542। इसके बाद इंशाल्लाह सीबीएस है, रेस्पिरेटरी है और जल्दी खत्म हो जाएगी। मतलब जो न्यू जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी चलती रहेगी, क्योंकि जीआईटी और हेपेटोलॉजी उनको कंप्लीट कराना है मैंने सारा। और जिनके ये पहले हो चुके हैं उनकी जल्दी खत्म हो जाएगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हीमाटोलॉजी भी बहुत सिलेक्टिव है। और रेस्पिरेटरी रह जाएगा और सीएनएस। बस ये 3 टॉपिक हैं। बाकी बाकी लोगों की थोड़ी लंबी है, जिनका जिनका जीआईटी रहता है करने वाला और हेपेटोलॉजी रहती है करने वाली, तो उनकी थोड़ी सी लंबी चलेगी। ओके, ये पेज नंबर है, अभी बताया मैंने 542 पेज नंबर है। उसमें डिजीजेस ऑफ पेरिकार्डियम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। आहिस्ता आहिस्ता लगता है स्टूडेंट्स इसीलिए कम हो रहे हैं, या हॉस्टलाइट्स शायद जा रहे होंगे अपने कॉलेजेस में। जिस तरह हमने पढ़ा है थर्ड स्पेस का, मैंने आप लोगों को एक दफा एक कॉन्सेप्ट दिया था कि व्हाट इज थर्ड स्पेस। बॉडी में 3 स्पेसेस होती हैं, एक इंट्रा सेलुलर स्पेस होती है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है। और थर्ड स्पेस जो है यही पेरिकार्डियम, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी एंड पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, इनको कहते हैं थर्ड स्पेस। और इसके अंदर भी जो ये सैक होता है, बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं, एक फाइब्रस लेयर होती है और एक इसकी सीरस लेयर होती है। आउटर फाइब्रस लेयर होती है, इनर सीरस लेयर होती है। ठीक है। तो ये हार्ट, इसके अंदर जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है, पेरिकार्डियल सैक होता है, जो 2 वॉल्स मतलब 2 लेयर्स के दरमियान एक कैविटी होती है, उसके अंदर फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेट करता है सरफेस ऑफ द हार्ट को। इस फ्लूइड की जो कंसिस्टेंसी होती है या किस तरह का होता है, ये सिमिलर टू लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। ठीक है। और इस कैविटी की के पास इस कैविटी की जो वॉल्स होती हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये इस फ्लूइड को यहाँ से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिम्फेटिक अब्जॉर्प्शन होती है, लिम्फेटिक फ्लो चल रहा होता है, कहीं पे लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वहां पर फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। सेम प्रिंसिपल यहीं पर अप्लाई होता है। ठीक है। तो जो पेरिकार्डियम है ना, बेसिकली वो हार्ट की पंपिंग में हेल्प कर रही होती है। अगर पेरिकार्डियम बिल्कुल आउटर लेयर उसकी बिल्कुल स्टिफ हो जाए, ठीक है, तो क्या हार्ट नॉर्मली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा?
नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को एक एक्सेसिवली डिस्टेंड होने से भी बचाती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन होने से भी उसकी बचाती है। तो एक नॉर्मल पेरिकार्डियम का ये फंक्शन होता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये तीनों टर्म्स ना हम लोगों को एंड पर बहुत कंफ्यूज करती थी, अक्यूट पेरिकार्डाइटिस और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और पेरिकार्डियल एफ्यूजन और एक कार्डियक टेम्पोनार्ड। इन सबको जरा गौर से सुन लेना, फिर आपको कभी भी नहीं इसमें मुश्किल होगी। सबसे पहले इसकी पैथोजेनेसिस में ये है कि आपको पहले कॉजेज पता होनी चाहिए। टेबल नंबर इसी पेज पे 16.108 है, कॉजेज ऑफ अक्यूट पेरिकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ठीक है। सबसे पहले एक प्रिंसिपल याद रख लो कि जब भी पेरिकार्डाइटिस होगी ना, इट कैन हमेशा जो है ना वो लीड कर सकती है पेरिकार्डियल इफ्यूजन को। अगर पेरिकार्डियम जो है उसकी वॉल्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उनका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर उनका फंक्शन प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो फ्लूइड अक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा उसी कैविटी के अंदर। जब उस कैविटी के अंदर फ्लूइड 50 ml से ज्यादा अक्यूमुलेट कर जाएगा, मोर देन 100 ml, तो फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन डेवलप हो जाती है वहां पे, ठीक है। तो इन दोनों की कॉजेज सेम है। इन्फेक्शन वायरल, कौन सा वायरस? कॉक्सैकी वायरस जो है ना, मोस्ट कॉमन वायरस है कॉक्सैकी वायरस। इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत कॉमन कॉज है। ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत ज्यादा कॉमन है, स्क्लीरोडर्मा, सिस्टैप्टिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा यूरीमिया क्या होता है? रीनल फेलियर को कहते हैं यूरीमिया, ठीक है। यूरीमिया में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल जो है और क्रेटिनिन का लेवल जो है वो रेज कर जाता है। तो जो यूरिया होता है ना वो इरिटेट करता है पेरिकार्डियम को, ठीक है, और वहां पर पेरिकार्डाइटिस कराता है एंड इट कैन लीड टू पेरिकार्डियल इफ्यूजन और पेरिकार्डाइटिस। मलिग्नेंसीज और ट्रॉमा जो है, मतलब पेरिकार्डियम का रप्चर हो जाना चेस्ट ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा से, ये सारी कॉजेज हैं इसकी। फिर मैंने पैथोजेनेसिस में एक लाइन अंडरलाइन की हुई है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस में प्रोड्यूस अ पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। और उसका प्रिंसिपल, उसकी जो पीछे मैकेनिज्म है वो मैंने आपको बता दिया, दोबारा बताती हूँ कि जब भी पेरिकार्डियल जो वॉल्स हैं, सीरस लेयर है उसकी या फाइब्रस लेयर है, उनकी इन्फ्लेमेशन होगी किसी भी वजह से, वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ऑटोइम्यून है, इन्फेक्शन के बाद, इन्फ्लेमेशन के बाद, वहां पर जब वो प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन चलेगी तो जो उसका प्रॉपर काम है कि वो फ्लूइड को रीअब्सॉर्ब कराती है, तो वो नहीं कर पाएगी और फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इफ्यूजन डेवलप हो जाएगी और वो कैविटी, अब जब इफ्यूजन हार्ट के इर्द गिर्द एक पूरी सैक के अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ है तो क्या अपना हार्ट जो अपना काम नॉर्मली कर सकेगा? तो हार्ट अपना काम नॉर्मली नहीं कर सकेगा। अभी इन्फ्लेमेशन नहीं है सिर्फ, अभी हम पेरिकार्डाइटिस पे हैं, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस का मतलब है कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, कोई फ्लूइड अभी अक्यूमुलेट नहीं हुआ यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था ना कि पेरिकार्डाइटिस की जो पेन होती है वो नॉन इस्केमिक पेन होती है और उसका ताल्लुक आपकी ब्रीदिंग मूवमेंट्स के साथ, आपकी पोजीशन की चेंज होने के साथ, ठीक है, उसका रिलेशन है। और जैसे हमने पढ़ा था एमआई की पेन डल होती है, इसकी पेन शार्प होती है, ठीक है। और लोकलाइज्ड पेन होती है, एमआई की पेन लोकलाइज्ड नहीं होती ना, एमआई की पेन आर्म में भी जा रही होती है, एपिगेस्ट्रिम में भी जा रही होती है, नेक में भी जा रही होती है, इसकी पेन लोकलाइज्ड होती है, ठीक है। रेडिएट कर सकती है शोल्डर और एग्रावेट करती है डीप ब्रीदिंग के साथ, इंस्पिरेशन पे एग्रावेट करेगी, मूवमेंट के साथ एग्रावेट करेगी और चेंज ऑफ पोजीशन पे एग्रावेट करेगी, ठीक है, और एक्सरसाइज और स्वॉलिंग के साथ भी। और एक आपको ना यहाँ पर पॉइंट लिख लो, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ये रिलीव कैसे होती है, एग्रावेट कैसे होती है ना, रिलीव होती है सिटिंग पोजीशन में और बाय लीनिंग फॉरवर्ड। ये इसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी पेन के ये हैं, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन चल रही है तो इसमें फीवर भी हो सकता है, तो आप इसको एमआई से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अगर नहीं पता चल रहा तो इसमें फीवर होता है, एमआई में फीवर नहीं होता। फिर जब ये दोनों लेयर्स जो हैं इन्फ्लेम्ड होगी तो आपको एक रब मिल सकती है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, ठीक है। एक स्क्रैची साउंड आता है, ऑटम लीव्स के ऊपर चलने वाला जो साउंड होता है ना,
वैसा साउंड जो है ना वो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब का साउंड होता है। ये डायग्नोस्टिक है पेरिकार्डाइटिस के लिए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी? इसकी फाइंडिंग्स की कहीं रीजन नहीं बताई हुई है, लेकिन जब पेरिकार्डियम हार्ट को पूरा ओवरलाई कर रही है ना, तो जब पूरी पेरिकार्डियम इन्फ्लेम होगी ना, तो उसके जो अंडरलाइंग एरिया है ना हार्ट का, उसकी ईसीजी की चेंजेस आएंगी। तो कोई स्पेसिफिक एरिया तो है नहीं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई होगी पेरिकार्डियम की, वो तो पूरी पेरिकार्डियम इन्वॉल्व होती है ना। तो थ्रू आउट द ईसीजी, हर ईसीजी लीड के अंदर आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलती है इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, वाइड मतलब वाइडली स्प्रेड एसटी एलिवेशन मिलेगी। वाइडली स्प्रेड का मतलब लीड 1 2 3, एवीएफ, एवीएल, एवीआर और सारी की सारी चेस्ट लीड्स में आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगी। एमआई में तो ये था ना, किसी एक वॉल का स्कीमिया होता था, तो लाइक अगर इंफीरियर वॉल का स्कीमिया है तो लीड 2 3 एवीएफ में आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल जाती है। ठीक है, और अगर लैटरल वॉल का है तो 1 AVL, V5 और V6 के अंदर आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगी। इसके अंदर आपको हर लीड के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलती है। और इसको एक दूसरा तरीका डिफरेंशिएट करने का ये है, एमआई के अंदर अपवर्ड कन्वेक्सिटी के साथ एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलती है। यहीं पर लिख लो ये बात। ठीक है, एमआई के अंदर अपवर्ड कन्वेक्सिटी के साथ एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलती है, और अक्यूट पेरिकार्डाइटिस में अपवर्ड कनकेविटी के साथ एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलती है। ये एमसीक्यू पॉइंट है। ठीक है, लेकिन ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन स्पेसिफिक नहीं है इसके लिए। ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन तो और भी कई तरह की डिजीजेस में मिल सकती है जो हार्ट को आउटसाइड से अफेक्ट करें, कोई ट्यूमर हो सकता है। तो इसके लिए क्या स्पेसिफिक है? दैट इज PR इंटरवल डिप्रेशन इज अ वेरी स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ अक्यूट पेरिकार्डाइटिस। तो इसमें दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आता है अर्ली अर्ली फीचर क्या होता है। ठीक है, तो दैट इज एसटी सेगमेंट एलिवेशन विद अपवर्ड कनकेविटी। और अगर पूछा जाए कि मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर या मोस्ट डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑन ईसीजी फॉर अक्यूट पेरिकार्डाइटिस, दैट इज PR इंटरवल डिप्रेशन। ठीक है, बस। और इकोकार्डियोग्राफी आपको नॉर्मल मिलेगी। इकोकार्डियोग्राफी में तब तक इकोकार्डियोग्राफी में पेरिकार्डियल इफ्यूजन अगर डेवलप होना शुरू हो गई है तो आपको वो मिल सकती है। अभी सिर्फ इन्फ्लेमेशन है, तो ट्रीटमेंट भी आप। ओके, श्योर। एमसीक्यू पॉइंट ये है कि सबसे अर्ली फीचर जो पेरिकार्डाइटिस का होता है दैट इज एसटी सेगमेंट एलिवेशन विद अपवर्ड कनकेविटी। अगर इस तरह पूछा जाए अर्ली फीचर के, और अगर पूछा जाए कि मोस्ट डायग्नोस्टिक या मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, दैट इज PR इंटरवल डिप्रेशन। ये इस दफा हमें प्रॉफ में भी था, PR इंटरवल डिप्रेशन वाला एमसीक्यू। उसके बाद अभी सिर्फ इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन के हिसाब से आपने मैनेजमेंट करनी है। सपोर्टिव मैनेजमेंट है इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए, और एस्पिरिन दे सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कोई और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट लाइक इंडोमेथासिन, एनसेड दे सकते हो, कॉल्चिसिन दे सकते हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दे सकते हो, लेकिन इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। बस ये इसका ट्रीटमेंट है, इतना ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं है इसका। ठीक है, और अगर आप किसी इन्फेक्शन को सस्पेक्ट कर रहे हो, फीवर है पेशेंट को, तो फिर आपको एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो है वो स्टार्ट करनी पड़ सकती है। पेरिकार्डाइटिस क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, और लेकिन इनके फीचर्स बस डिफरेंशिएट करने आने चाहिए। एंड पर मैं आप लोगों से पूछूंगी, जल्दी कवर हो जाएंगे। पेन रिलीव्ड बाय लीनिंग फॉरवर्ड और बाय सिटिंग। कमिंग टूवर्ड्स पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो है वो अकम्पनी करता है पेरिकार्डाइटिस को। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस लीड करती है पेरिकार्डियल इफ्यूजन को। इसकी पैथोजेनेसिस यहाँ पे इन्होंने नहीं एक्सप्लेन की हुई, क्योंकि मैंने आप लोगों को वैसे ऑलरेडी बता दी कि क्या इसकी होती है। फ्लूइड एक्युमुलेट कर जाए इन्फ्लेमेशन के बाद, तो इसे इफ्यूजन कहते हैं। अब इफ्यूजन का ना
के दो तरह की प्रेजेंटेशन होती है। अगर तो अभी स्मॉल इफ्यूजन है ना, स्मॉल इफ्यूजन का मतलब है इतना ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं है, तो फिर तो पेशेंट की इतनी अक्यूट प्रेजेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर लार्ज इफ्यूजन है तो फिर पेशेंट की सडन हीमोडायनामिक जो है ना वो इम्बैलेंस होता है, और पेशेंट शॉक में के साथ प्रेजेंट करता है, वो है कार्डिक टेम्पोनार्ड। उसको बाद में पढ़ते हैं, अभी पेरिकार्डियल इफ्यूजन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, फ्लूइड इकट्ठा हो गया है हार्ट के इर्द गिर्द, तो क्या आपको हार्ट साउंड्स की इंटेंसिटी जो नॉर्मली आती है वो आएगी? नहीं, हार्ट साउंड जो होंगे वो क्वाइटर हो जाएंगे। ठीक है, उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। फ्रिक्शन रब जो आपको आ रही थी उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होती। ठीक है, फिर आपको उन्होंने लार्ज इफ्यूजन की बात बताई है कि ये भी ऑनसेट था इफ्यूजन का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा था। फिर लार्ज इफ्यूजन की बात बताई है कि जो रैपिडली डेवलपिंग या लार्ज इफ्यूजन होती है वो कार्डिक टेम्पोनार्ड। कार्डिक टेम्पोनार्ड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिक टेम्पोनार्ड सर्जरी का भी यूक्यू है और मेडिसिन का भी यूक्यू है। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं कार्डिक टेम्पोनार्ड क्या होते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन के दो मेन फीचर हैं और वो यही वाले हैं। ठीक है, एक तो हार्ट साउंड्स जो है वो उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और फ्रिक्शन रब है तो वो डिक्रीज हो जाती है। और आगे उन्होंने कार्डिक टेम्पोनार्ड के फीचर्स बता दिए हैं, वो अभी यहाँ पर नहीं करने आपने। ठीक है, ये आगे सारे इन्होंने कार्डिक टेम्पोनार्ड के लिखे हुए हैं फीचर्स, कार्डिक टेम्पोनार्ड में पढ़ने हैं हमने ये। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट जिससे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, हार्ट की जो शेप है ना वो ग्लोबुलर हो जाती है फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से। ठीक है, तो एक्सरे पिक्चर में जो आपको हार्ट की शेप मिलती है ना वो ग्लोबुलर होती है। ठीक है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। इकोकार्डियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन में, इकोकार्डियोग्राफी इज द डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसमें आपको इफ्यूजन मिल जाती है। और इसमें क्यूआरएस वोल्टेज, अब सारी जो ईसीजी का, ईसीजी की जो बेसिकली वोल्टेज होती है ना वो भी रिड्यूस हो जाती है। वोल्टेज रिड्यूस होने से आपको कैसे पता चलेगा कि ईसीजी को देख के ये वोल्टेज रिड्यूस हुई हुई है? एक नॉर्मली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो पीक जाती है ना वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये है फ्यूजन की वजह से। चेस्ट एक्सरे में शो एन इंक्रीज इन द साइज, ये लिखा हुआ है कि ग्लोबुलर अपीयरेंस हो जाती है, इसे वाटर बॉटल अपीयरेंस भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपने बस नीडल डालनी है और इसको एस्पिरेट कर लेना है इस फ्लूइड को। ठीक है, इसकी ये है। और नीडल आपने पेरिकार्डी, जिसे पेरिकार्डियोसेंटेसिस कहते हैं ना, पेरिकार्डियोसेंटेसिस का मतलब ये होता है कि आपने पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर नीडल डालनी है। ठीक है, और पेशेंट की चेस्ट, आपको कैसे पता चलेगा कि आप पहुंच गए हो उस कैविटी के अंदर? पेशेंट के साथ ईसीजी लीड्स अटैच करते हो। ठीक है, ये कोई पूछता नहीं है लेकिन वैसे बता देती हूँ। पेशेंट के साथ ईसीजी लीड्स अटैच करते हो और वो नीडल आप इंसर्ट करते हो जीफाइड प्रोसेस से, सब जीफाइड प्रोसेस से अपवर्ड टुवर्ड्स द शोल्डर। ठीक है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द लेफ्ट शोल्डर रखते हो। ठीक है, और फिर आप ईसीजी पे देखते हो, जब नीडल अंदर जाने से ईसीजी की एक्टिविटी स्लाइटली चेंज होना शुरू हो जाए ना, तो दैट्स एन इंडिकेटर कि ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पहुंच गई है नीडल। ठीक है, तो फिर आप वहां से फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेते हो। बस ये ट्रीटमेंट है इसका, और कोई खास इसका ट्रीटमेंट नहीं है फ्यूजन का। फिर आगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस बताई हुई हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस के एरिथमियाज हो सकते हैं। अभी क्योंकि हमने हार्ट को, अगर हम हार्ट तक वो नीडल ले जाएंगे तो पेशेंट एरिथमिया के साथ, कोरोनरी आर्टरी को डैमेज हो सकता है, पेशेंट ब्लीड के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ये उसके सर्जिकल प्रोसेस के वो लिखे हुए हैं। ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस जो है ना बेसिकली लीड करता है क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस को। अब उसको पहले क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस को देखो। पेरिकार्डियल इफ्यूजन और अक्यूट पेरिकार्डाइटिस क्लियर है ना सबको? बेसिकली जो क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है ना वो ये है, क्रॉनिकली किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन कौन सा होगा जिसकी वजह से ये पेरिकार्डाइटिस इतनी प्रोलॉन्ग चल सकती है? एक तो चीज है कि ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस। ठीक है,
ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस जो है वो बहुत कॉमन कॉज है इसकी, कंस्ट्रक्टिव क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की, वो क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज कराती है। इसके अलावा आर ए, ये यूक्यू है, ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई ना कॉजेज, द कंडीशन ऑफन फॉलोज एन अटैक ऑफ ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस और हीमोपेरिकार्डियम, वायरल पेरिकार्डाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और पुरुलेंट पेरिकार्डाइटिस। ये 2 मार्क्स का यूक्यू है, आई डोंट नो किस साल का है लेकिन है। होता क्या है कि ये पेरिकार्डियम को जब क्रॉनिकली इन्फ्लेम करके रखती है, तो क्रॉनिक में हमने हमेशा थिकनिंग और फाइब्रोसिस की बात की है ना। थिकनिंग और फाइब्रोसिस जब हो जाएगी उसकी, अब फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं हुआ उसके अंदर, अब वो थिकन हो गई है, बिल्कुल टॉट हो गई है, टाइटन हो गई है, ठीक है। और अब वो ना हार्ट को एक्सपैंड होने दे रही है, ना हार्ट को रिलैक्स होने दे रही है, ना हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने दे रही है, ठीक है। तो पेशेंट को क्या, पेशेंट का हार्ट के कंप्लीटली फिल कर सकता है? तो पेशेंट राइट हार्ट फेलियर के साइंस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? जब हार्ट की फिलिंग ही नहीं होगी, तो हार्ट की फिलिंग नहीं होगी तो बैक प्रेशर जो पड़ना शुरू होगा, जब राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम में ब्लड नहीं जा रहा, तो पहले सबसे पहले तो जेवीपी रेज्ड कर जाएगी, है ना। जेवीपी रेज होगी, ये मैं फीचर्स पे जा रही हूँ इसके, ये फीचर्स लिखे हैं, ठीक है। फटीग और स्ट्रोक वॉल्यूम सबसे पहले कम हो जाएगा, ठीक है। जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो लो वॉल्यूम पल्स आएगी, तो वो टैकीकार्डिया से उसको ना अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे ब्लड को, तो रैपिड और लो वॉल्यूम पल्स आएगी। बैक प्रेशर फिलिंग ना होने की वजह से एलिवेटेड जेवीपी आएगी, ठीक है। रैपिड वाई डिसेंट अभी याद कर लो, जेवीपी का, ये जेवीपी की वेव्स होती हैं ए एक्स वाई जो होती हैं, इनको फिर पढ़ेंगे। एलिवेटेड जेवीपी ये बता दिया क्योंकि राइट एट्रियम में ब्लड नहीं जा रहा, बैक प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और जो अब होगा क्या कि हार्ट बिल्कुल स्टिफ हुआ है, जो ब्लड आएगा ना उसके अंदर, उसकी स्टिफनेस की वजह से वो फौरन से उसके वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, ठीक है। जो ब्लड आएगा ना उसके अंदर जितना भी आ रहा है वो फौरन से चले जाएगा, तो उसके अंदर आपको लाउड अर्ली थर्ड हार्ट साउंड मिल सकती है। कुछ स्मॉल साउंड साइन क्या होता है, किसी को इसका पता है? कुछ स्मॉल साइन का, ये कुछ स्मॉल ब्रीथिंग डायबिटिक नहीं तो है एक्सीडेंट। जी। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला कुछ स्मॉल साइन और होता है, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग तो वो है ना जो डीके के पेशेंट में, डीके का पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है। यस हाँ, वो और चीज है, वो ब्रीदिंग है, वो कुछ स्मॉल ब्रीदिंग है, ये कुछ स्मॉल साइन है। अच्छा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सुनो, कॉन्सेप्ट ये है कि हमने बात की है ना, इंस्पिरेशन पे राइट हार्ट का वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है और लेफ्ट हार्ट का वेनस रिटर्न डिक्रीज होता है ना, हमने ये बात की हुई है, ठीक है। तो और ये हमने एक बात तो हमने ये की थी, और एक बात अब नई बात है वो सुनो, कि जब भी इंस्पिरेशन होती है तो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है, ताकि जो वेन्स का ब्लड है, पेरिफेरल वेन्स का ब्लड है, वो राइट एट्रियम में आ सके, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, तो नॉर्मली तब तो जेवीपी को डिक्रीज होना चाहिए ना इंस्पिरेशन पे, अपना ब्लड वो खाली करती हैं और एट्रिया के अंदर, राइट एट्रिया के अंदर भेजती हैं, तो जेवीपी को डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ब्लॉकेज है और एक मिनट, अब राइट वेंट्रिकल की फिलिंग नॉर्मली नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब राइट हार्ट के अंदर प्रेशर बिल्डअप हुआ हुआ है, अब राइट हार्ट में जब प्रेशर बिल्डअप हुआ है तो वो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा जो नॉर्मली वेन्स का ब्लड ब्लड हार्ट के अंदर लेकर आता है। जब वो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा तो जेवीपी एलिवेट कर जाती है, ठीक है, इंस्पिरेशन में। दैट इज कुछ स्मॉल साइन। नॉर्मली इंस्पिरेशन में जेवीपी को डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि वो अपना सारा का सारा ब्लड खाली करके एट्रिया में भेज रही हैं। अब चूंकि हार्ट की फिलिंग सही तरह नहीं हो पा रही है, तो राइट हार्ट की भी फिलिंग नहीं हो रही, तो प्रेशर ग्रेडियंट नहीं डेवलप हुआ, तो इंस्पिरेशन में जेवीपी एलिवेट कर जाती है, तो दैट इज को स्मॉल साइन,
ठीक है। अब बैक प्रेशर की वजह से हिपैटोमेगैली हो जाती है, राइट हार्ट फेलियर, असाइटिस डेवलप हो सकती है, पेरिफेरल एडीमा डेवलप हो सकता है। पल्सस पैराडॉक्सिकस का किसी को कॉन्सेप्ट है? इसका भी अभी इसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये अब ये याद रखना कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या क्या हैं। राइट हार्ट फेलियर वाले ज्यादा साइंस को स्मॉल साइन हिपैटोमेगैली, असाइटिस, पेरिफेरल एडीमा। हाँ मैं करती हूँ स्मॉल साइन रिपीट, एलिवेटेड जेवीपी और अर्ली थर्ड हार्ट साउंड। तो स्मॉल साइन ये होता है कि नॉर्मली होना तो ये चाहिए, जब अब हमने डीप इंस्पिरेशन की बात की थी कि इंस्पिरेशन का रिलेशन ये है, डीप इंस्पायर करते हैं जब आप, तो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है और एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है जो कि वेन्स का ब्लड हार्ट के अंदर नॉर्मली आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से। और राइट हार्ट का वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है जब वेन्स से ब्लड हार्ट के अंदर आएगा, तो जेवीपी डिक्रीज हो जाएगी। जेवीपी इज वेनस प्रेशर, जुगुलर वेनस प्रेशर। जब वो अपने आप को खाली करेगी तो वो जेवीपी एलिवेट नहीं होगी, वो डिक्रीज होगी। ये नॉर्मली होता है इंस्पिरेशन में, ठीक है। इंस्पिरेशन में नॉर्मली जेवीपी डिक्रीज होती है, लेकिन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में हार्ट की फिलिंग नहीं हो पा रही है। हार्ट की फिलिंग नहीं हो पा रही है तो ये राइट एट्रिया का प्रेशर ज्यादा हुआ है, ठीक है। जब वो अपने अंदर फिल नहीं कर पा रहा है तो वो जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो डेवलप नहीं होगा। जब वो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा तो वेन्स अपने आप को खाली नहीं कर पाएंगी इन टू द हार्ट, ठीक है। तो जब वो खाली नहीं कर पाएंगी तो वेन्स के अंदर ये ब्लड रहेगा, तो जिसकी वजह से जेवीपी एलिवेट होगी। जेवीपी इज जुगुलर वेनस प्रेशर। इसका मैं एक फ्लो चार्ट भी ग्रुप में भेज देती हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसकी ये चीजें याद रखनी है। और एक्सरे पे और इकोकार्डियोग्राफी पे आपने कराना है, और एक्सरे पे आपको पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन मिल सकती है, और सीटी स्कैन पे क्योंकि फाइब्रोस, एक मिनट, ठीक है, मैं फिर भी आपको इसका ना वो भेज दूंगी। इसमें भी आपने चेस्ट एक्सरे और सीटी कराना है, इसमें ऐसा कोई फाइंडिंग नहीं होती है, ज्यादा फाइंडिंग इसके क्लिनिकल फीचर्स पर डिपेंड कर रही होती है। अब ट्रीटमेंट इसमें जो हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट देना है आपने, क्योंकि इसमें हार्ट फेलियर वाले साइंस आ रहे हैं ना। हार्ट फेलियर वाले साइंस किस तरह आ रहे हैं, जो कि हिपैटोमेगैली है, असाइटीज है और जेवीपी एलिवेट की हुई है, पेरिफेरल एडीमा है, तो हार्ट फेलियर को आपने ट्रीट करना है यूजिंग लूप डायूरेटिक्स और स्पाइरोनोलेक्टोन, और सर्जिकल रिसेक्शन भी कर सकते हैं डिजीज पेरिकार्डियम। ट्रीटमेंट्स बहुत छोटे छोटे हैं इसके। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट टॉपिक बहुत छोटा सा है, कार्डियक टेम्पोनार्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब हम जाते हैं कार्डिक टेम्पोनार्ड पे। कार्डिक टेम्पोनार्ड जो है ना, वो डेवलप करता है जब रैपिड डेवलपिंग पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो, और वो पेरिकार्डियल एफ्यूजन इतनी लार्ज हो कि पेशेंट हार्ट फेलियर में या शॉक में चला जाए। लार्ज पेरिकार्डियल, स्मॉल पेरिकार्डियल एफ्यूजन थी तो हार्ट थोड़ा थोड़ा बहुत काम कर रहा था अपना, ठीक है, लेकिन जब लार्ज होगी तो वो बिल्कुल भी नहीं काम करेगा। इसके भी फीचर्स जो हैं वो एक फ्लो जो है बॉक्स में लिखे हुए हैं 16.110 पे। वो देखो, जब बिल्कुल पेशेंट अक्यूट हीमोडायनामिक डिस्टरबेंस में जाएगा तो क्या फीचर्स आएंगे, डिस्निया, पेशेंट कोलैप्स कर सकता है, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन और ग्रॉस एलिवेशन ऑफ जेवीपी, हार्ट साउंड्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें ट्रायड याद रखो, बेक्स ट्रायड कहते हैं उसको, BECKS, बेक्स ट्रायड। वो बेक्स ट्रायड क्या है, एक तो सॉफ्ट हार्ट साउंड्स हो जाएंगे उसके, ठीक है, एक उस ट्रायड में ये पॉइंट आता है, सॉफ्ट हार्ट साउंड्स, हाइपोटेंशन, क्योंकि कार्डियक आउटपुट बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा तो हाइपोटेंशन, और थर्ड इज एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, और सॉरी एलिवेशन ऑफ जुगुलर वेनस प्रेशर, ये इसको कंफ्यूज ना कर देना, ठीक है। ये है बैक ट्रायड। अगर ये पूरा हो रहा है, जेवीपी एलिवेट है, ठीक है, हार्ट साउंड्स बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, और साथ पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा है, ठीक है, शॉक में जा रहा है, तो ये बिल्कुल जो है कार्डियक टेम्पोनार्ड वाले हैं। लेकिन अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन डेवलप नहीं हुई तो फिर आप इसको क्या कहोगे,
कि ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हो सकती है, ठीक है। फिर आपने इसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन लेबल करना है, लेकिन जब पेशेंट शॉक में चला जाएगा तो दैट विल बी कार्डियक टैम्पोनार्ड। अब आते हैं पल्सेस पैराडॉक्सिकस क्या होती है। पल्सेस पैराडॉक्सिकस का भी कॉन्सेप्ट ही है। नॉर्मली भी हमारे अंदर पल्सेस पैराडॉक्सिकस प्रेजेंट होती है, ठीक है। बेसिकली ये उसी पल्सेस पैराडॉक्सिकस की एग्जैजरेशन है जो कि इस तरह की अक्यूट प्रेजेंटेशंस में मिलती है। नॉर्मली क्या होता है, अब हम आते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वाली बात पे। नॉर्मली इंस्पिरेशन में राइट हार्ट का वेनस रिटर्न ज्यादा होता है नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से, और लेफ्ट हार्ट का वेनस रिटर्न डिक्रीज होता है, ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से ट्रांजिएंटली, ठीक है। तो जब लेफ्ट हार्ट का वेनस रिटर्न इंस्पिरेशन पे डिक्रीज होता है तो बीपी भी डिक्रीज करता है, ठीक है। बीपी डिक्रीज करता है बाय 5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ये है नॉर्मल पल्सस पैराडॉक्सिकस। लेकिन जब फिलिंग नहीं हो रही है तो यही फिनोमेना एग्जैजरेट कर जाएगा, ठीक है। जब हीमोडायनामिक इम्बैलेंस है तो यह फिनोमेना जब एग्जैजरेट करेगा तो इंस्पिरेशन पे यही पल्सेस पैराडॉक्सिकस मोर देन 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी चली जाती है, फॉल जाता है बीपी के अंदर मोर देन 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। इसे कहते हैं पल्सेस पैराडॉक्सिकस। कुछ स्मॉल साइन ये है कि जेवीपी को नॉर्मली इंस्पिरेशन पे डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन वो राइज कर जाती है क्योंकि फिलिंग नहीं हो पा रही है हार्ट की। पल्सेस पैराडॉक्सिकस ये है कि नॉर्मली बीपी 5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी तक इंस्पिरेशन में फॉल करता है, लेकिन अब फिलिंग नहीं हो पा रही है तो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो बीपी का ज्यादा फॉल करना ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इज पल्सेस पैराडॉक्सिकस। और ये कुछ स्मॉल साइन, ये दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं कार्डियक टैम्पोनार्ड के अंदर। और ईसीजी की फाइंडिंग्स एक्यूट पेरिकार्डाइटिस वाली पेरिकार्डियल फ्यूजन में जो हमने पढ़ी थी वो मिल सकती है हमें। और जैसे चेस्ट एक्सरे, क्योंकि बेसिकली है तो फ्लूइड ना कार्डियक टैम्पोनार्ड में कैविटी के अंदर, तो बिल्कुल कंप्रेस कर दिया उसने हार्ट को, तो चेस्ट एक्सरे में आपको इसमें भी ग्लोबुलर हार्ट मिल सकता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, आपने इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। पेरिकार्डियल फ्यूजन में पेशेंट शॉक में नहीं जाता, ठीक है। जब पेशेंट शॉक में चला जाएगा, हाइपोटेंशन में चला जाएगा ना, कोलैप्स कर जाएगा, बीपी बिल्कुल लो हो जाएगा उसका, तो तब आपने उसको कार्डियक टैम्पोनार्ड लेवल करना है, और दैट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। तो फिर आपने पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी है और उस फ्लूइड को इमीडिएटली ड्रॉ करना है बाहर, और इसका ये है इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट, ठीक है। और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है थोरेकोटमी करनी है आपने पेशेंट की, थोरेकोटमी, ठीक है। थोरेकोटमी करके इसको करेक्ट करना है सर्जिकली, ये है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। टाइम बाय करते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस करके, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है थोरेकोटमी करके सर्जिकली रिपेयर करना है इसको। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछे, फिर मैं पूछती हूँ। ये क्वेश्चन शेयर हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था, लेकिन डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर को कुछ नहीं होगा इन कंडीशन में, फिलिंग तो हो ही नहीं रही ना हार्ट की, तो उसकी भी फिलिंग कम होगी। तो इसीलिए तो ये फिनोमेना जो पल्सेस पैराडॉक्सिकस का है इतना एग्जैजरेट कर जाता है। नॉर्मली इंस्पिरेशन में एट जो लेफ्ट साइड हार्ट है उसकी फिलिंग डिक्रीज हो जाती है, तो बीपी नॉर्मली भी फॉल करता है इंस्पिरेशन में, ठीक है। लेकिन जब फिलिंग ही नहीं हो रही हार्ट की दोनों साइड्स की, तो ये फिनोमेना एग्जैजरेट कर देगा, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अ 20 years old बॉय, एक मिनट मुझे नहीं नजर आ रहा। A 20-year-old boy had fever, central dull chest pain, which worsened on deep breathing and improved on leaning forward. He also had progressive dyspnea for last 1 month. There were no joint symptoms on examination. His temperature was 38.5, pulse 130, BP 110/70. Apex beat was not palpable. क्वेश्चन अच्छा पढ़ लिया सबने, acute pericarditis.
अच्छा, लेकिन किसी ने लास्ट लाइन तो पढ़ी नहीं है, एक्सरे चेस्ट शोड लार्ज ग्लोबुलर शेडो। अक्यूट पेरिकार्डाइटिस लीडिंग टू पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये पूरा डायग्नोसिस लिखना है, ठीक है। यस, ये पूरा अक्यूट पेरिकार्डाइटिस तो पूरा हो गया था, लेकिन लास्ट लाइन भी पढ़ लेना, वो ग्लोबुलर शेडो बन गया, वो इफ्यूजन में जा रहा है पेशेंट, ठीक है। यस, पूरा आप अगर लिखना इसी तरह है कि पेरिकार्डाइटिस लीडिंग टू पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, इसके पार्ट सी का मुझे आंसर दो। व्हाट इज द मैनेजमेंट इफ पेशेंट डेवलप्स रेज्ड जेवीपी, पल्सेस पैराडॉक्सिकस एंड हाइपोटेंशन? मारिया 1 मंथ से है, लेकिन अब वो उसका हो गया है ना, अब उसको पेरिकार्डाइटिस मतलब इफ्यूजन डेवलप हो गई है, तो इसलिए पेरिकार्डाइटिस लीडिंग टू पेरिकार्डियल इफ्यूजन लिखोगे तो दैट विल बी मोर मोर अप्रोप्रिएट। अक्यूट पेरिकार्डाइटिस नहीं लिखना, पेरिकार्डाइटिस लीडिंग टू पेरिकार्डियल इफ्यूजन लिखना है। यस, और इमीडिएट मैनेजमेंट यहाँ पर पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी है, ये देखो, क्योंकि पेशेंट हाइपोटेंशन में चला गया है और साथ उसको रेज्ड जेवीपी और पल्सेस पैराडॉक्सिकस है, तो फ्लूइड बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब यहाँ पर पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी पड़ेगी। यस, परकुटेनियस पेरिकार्डियोसेंटेसिस, और थोरेकॉटमी भी लिख सकते हैं, लेकिन दैट इज अ डेफिनेटिव मैनेजमेंट, वो उसके लिए पेशेंट को, लेकिन पहले आप पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हो, उसके बाद सर्जरी करते हो, ताकि पेशेंट रिलीफ मिल जाए पेशेंट को उससे, और फिर आप थोरेकॉटमी परफॉर्म करते हो। एक और क्वेश्चन है। यस, यस, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी लिखेंगे। पूरी मैनेजमेंट पूछी, अगर 1 नंबर की पूछी है तो फिर मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, टू द पॉइंट आंसर लिखो। और लेकिन अगर 2-3 नंबर की पूछी है तो फिर आपको पूरा पूरा लिखो। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद मैं आपको कुछ पेपर्स के बारे में भी बताती हूँ, जो हमारा रिजल्ट आया उसके बारे में भी बताती हूँ कैसी चेकिंग हुई है। A 57 years old man being managed conservatively for chronic renal failure with urea of 245 and creatinine of 4.5 develops, क्वेश्चन का आंसर आ गया। Okay. Substernal chest pain. He is not obviously dyspneic. His pulse is 90, regular, small volume, becoming even smaller during inspiration. BP distended neck veins. BP 105/75 distended neck veins. Apex beat could not be localized and has a very faint heart sounds. Chest is clear on auscultation. अब मुझे इसका आंसर बताओ। इसका मुझे कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोसिस बताओ। जो लग रहा है ना वो बता दो, अगर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बता रहे ना, मतलब पूरा पूरा जो लग रहा है वो बता दो। अच्छा, एक तो ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, रीनल फेलियर लीडिंग टू क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, इसको 2 दिन से हुआ है और आप इसको क्रोनिक कैसे लेबल कर रहे हो? रीनल जो फेलियर उसको चल रहा है, लेकिन जो डेवलप शार्प सबस्टर्नल चेस्ट पेन है फॉर 2 डेज, 2 दिन की उसकी प्रेजेंटेशन है, ये 2 दिन की उसकी कंप्लेन है, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस तक ठीक हो सारे, ठीक हो, ठीक है। और मुझे इसकी कॉज भी बता दो कि इसमें पेरिकार्डाइटिस क्यों हो रहा है।
यूरीमिया, ठीक है, यूरिया यूरिया क्रेटिनिन रेज है उसका, यहाँ तक ठीक हो। अब लास्ट लाइन पढ़ो, हिज पल्स इज 90 रेगुलर एंड ऑफ स्मॉल वॉल्यूम बिकमिंग इवन स्मॉलर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। बीपी उसका ठीक है, पल्स भी उसकी ठीक है, बीपी थोड़ा सा सिस्टोलिक लो है लेकिन डायस्टोलिक उसका ठीक है, ठीक है, पेशेंट शॉक में नहीं है, ठीक है। एपेक्स बीट कुड नॉट बी लोकलाइज्ड, क्यों? क्योंकि बाहर उसकी इफ्यूजन डेवलप हुई हुई है, ठीक है। और फेंट हार्ट साउंड्स हैं उसके, लेकिन शॉक में नहीं गया पेशेंट। तो यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस लीडिंग टू पेरिकार्डियल इफ्यूजन ही इसका डायग्नोसिस है, ठीक है। ये समझ आइए, लास्ट लाइन भी पढ़ो ना, पेशेंट शॉक में नहीं गया, 90 उसकी पल्स है, रेगुलर है, ठीक है, और बीपी भी उसका ठीक है, अभी भी शॉक में नहीं गया है वो। शॉक में हम ना तब लेबल करते हैं 90/60 का बीपी हो तो पेशेंट को लेबल करते हैं कि अब हाइपोटेंशन है और पेशेंट शॉक में जा रहे हैं, 90 सिस्टोलिक और 60 डायस्टोलिक। ठीक है, अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है, टाइम ड्यूरेशन देख लेना यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है किसी का? यस, हाँ, नेक वेन्स डिस्टेंडेड हैं तो रेस्ड जेवीपी आ गई उसकी, ठीक है, ये फीचर भी आ सकते हैं क्योंकि पेरिकार्डियल इफ्यूजन स्मॉल है लेकिन कुछ ना कुछ फीचर्स तो देगी ना। आपको मैंने कहा था कि बस बैकस्ट्राइड जहां पूरा हो ना, शॉक में पेशेंट जा रहा हो साथ जेवीपी रेज होने के साथ फेंट हार्ट साउंड्स, तो फिर आप कार्डिक टेम्पोनार्ड उसको लेबल कर सकते हो, ठीक है। और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्रॉनिकली चलता है फाइब्रोसिस की वजह से, ठीक है। उसमें पेशेंट डिस्निया के साथ और 2-3 महीने की हिस्ट्री होती है पेशेंट की, और यही वाले साइंस होंगे, लेकिन ये 2 दिन की हिस्ट्री है और पेशेंट शॉक में नहीं है, लेकिन पेरिकार्डाइटिस भी हो गया उसको, ठीक है, शार्प सबस्टर्नल चेस्ट पेन है और वो डिस्निक भी नहीं है, ठीक है। डिस्निया भी क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में ही होता है। मैं दोबारा से एक दफा आपको इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ। पेरिकार्डाइटिस तो पता चल जाएगा ना कि, एक मिनट में फिर भी दोबारा से बताती हूँ, रुको। एक चीज है हमारे पास अक्यूट पेरिकार्डाइटिस और पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डिक टेम्पोनार्ड, और एक चीज है क्रॉनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। क्रॉनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस को साइड पे रखो, सबसे पहले उसी को देखते हैं कि उसके अंदर वो क्रॉनिकली चलता है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शन है, क्योंकि क्रॉनिक इलनेस है, 1 महीने की तो एटलीस्ट हिस्ट्री होगी, ठीक है। पेशेंट वेट लॉस के साथ, डिस्निया के साथ और रेज्ड जेवीपी के साथ, कुछ स्मॉल साइन के साथ, इनके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन पेशेंट शॉक में नहीं जाएगा उसके अंदर भी, ठीक है। ये चीज हो गई। फेंट हार्ट साउंड्स भी नहीं होंगे उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर कोई इफ्यूजन डेवलप नहीं हुई हुई, ठीक है। और ये चीज हो गई क्रॉनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की। हाँ, और जो फिर आती है अक्यूट पेरिकार्डाइटिस, उसकी वही पेन, कैरेक्टरिस्टिक पेन है उसकी, लीनिंग फॉरवर्ड पे बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके साथ अगर ग्लोबुलर शेडो हो जाए और हार्ट साउंड्स फेंट होना शुरू हो जाए, और जो है हार्ट साउंड्स फेंट हो जाते हैं और जेवीपी थोड़ी सी रेस करना शुरू कर जाए, तो दैट मीन्स उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन डेवलप हो गई है। और वही पेशेंट अगर शॉक में चला जाए, बीपी फॉल कर जाए उसका, तो फिर वो कार्डिक टेम्पोनार्ड है, ठीक है। और यहाँ इससे भी पता चल सकता है कि पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है ना आपके पास, तो इसका मतलब कि वो कार्डिक टेम्पोनार्ड ही है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है पेरिकार्डियल इफ्यूजन में और कार्डिक टेम्पोनार्ड में फर्क नहीं हो पा रहा, तो फिर उसकी इमरजेंसी प्रेजेंटेशन से आपने देखना है। अच्छा, वैसे हम लोगों का जो अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है कि मतलब हर किसी का अपना ओपिनियन होगा, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आप जितना कम सोचते हो कि आपके इतने मार्क्स आएंगे, और अगर ज्यादा आ जाए तो ज्यादा खुशी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो मेडिसिन और सर्जरी का पेपर है उनके अंदर बहुत लीनियंट मार्किंग हुई है। तो इससे आपके लिए क्या फायदा ये है कि एक तो आपके पेपर्स में भी मुझे लगता है लीनियर मार्किंग ही होगी, और दूसरा फाइनल ईयर में आपको ये फायदा है कि आप डीडी बना के जो चीज आपको नहीं पता चल रही ना, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी। मैंने अपने ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस में ऐसे किया है मेडिसिन के अंदर, मुझे नहीं पता चल रहा था, जो आपको याद है जीआईटी जिन लोगों को, जीआईटी जिन लोगों ने कर लिया है उनको मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया था कि हमें पेपर में आया था, हमें पता नहीं चल रहा था ये एक्लेजिया है या कार्सिनोमा इसोफेगस है, अगर किसी को याद हो।
ठीक है। तो हमें उस क्वेश्चन में एट दैट टाइम आई वाज नॉट श्योर कि ये क्या है। आपको करवाते वक्त मैं बिल्कुल श्योर थी कि ये कलेजिया ही है। तो जब मैंने वहां पे लिखा था ना, मैंने दोनों लिखे थे कि डीडी डीडी लिखे, मैंने डायग्नोसिस नहीं लिखा, मैंने डीडी लिखे और एक्लेजिया भी लिखा और इसोफेजियल कार्सिनोमा भी लिखा, ट्रीटमेंट भी दोनों का लिखा, इन्वेस्टिगेशंस दोनों की सेम थी। और आई डोंट थिंक सो कि मेरा उसमें एक भी नंबर कटा है, क्योंकि जिस तरह से मेरे मार्क्स आए हैं मेडिसिन के अंदर वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी 10-12 ज्यादा ही है। तो उसके अंदर नहीं कटा। तो डीडी लिखोगे कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे, कभी भी नहीं कटेंगे मार्क्स आपके। जो भी कहता है ना आपका डायग्नोसिस गलत है, और जो ये कहता है ना डायग्नोसिस गलत है अगला पार्ट चेक नहीं होता, तो वो भी गलत कहता है। अगला पार्ट भी चेक होता है, हमेशा चेक होता है। जैसा मर्जी एग्जामिनर हो उसने अगला पार्ट चेक करना है, वो कभी भी क्रॉस नहीं लगा सकता आपके क्वेश्चन पे। ठीक है। तो अगर नहीं समझ आ रहा पेपर के अंदर क्या डायग्नोसिस है, समटाइम्स होता है ऐसे प्रेशर की वजह से नहीं पता चलता है, बहुत कॉमन चीजों का नहीं पता चलता है। तो आपने फिर जो है डीडी बना के और लिख देना है, सही हो जाएगा आपका। आज का बस इतना ही था। और कल हम लोग कार्डिक मायोपैथी है, वो भी 2 पेजेस की हैं, वो पढ़ेंगे। और हार्ट ब्लॉक्स हैं उसमें समझने वाले, वो पढ़ेंगे बस। और एफिब का अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और अगर नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन तो फिर अल्लाह हाफिज।